रिधिमा बेटी, कब तुम जिम्मेदारी लेना सीखोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें अपने घर जाना होगा। रिधिमा को माँ की बात चुभ गई। मम्मी, आप क्या हमेशा एक ही रट लगाई रहती हो? अरे यह मेरा भी तो घर है। जब तक मैं नहीं चाहूँ कोई मुझे मेरे घर से निकाल नहीं सकता। और मैं आपकी बेटी हूँ मम्मी, कोई सामान या वस्तु नहीं जो आप हमेशा निकलवाने की बातें करती रहती हो। हाँ हाँ, बस कुछ सिखाया बता दो इस लड़की को तो यह भाषण देने ही बैठ जाएगी। मैंने क्या गलत कहा? हाँ, जिम्मेदारी अब नहीं लोगी तो कल को तुम्हें ही परेशानी होगी। अगर तुम्हारी नसीब अच्छी रही तो नौकर चाकर वाले घर में जाओगी। अगर नहीं मिला अच्छा रिश्ता तो साधारण घर में जाओगी और सारे काम तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। नहीं चाहिए मुझे कोई नौकर चाकर, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। मैं किसी के भरोसे थोड़ी ही बैठी हूँ। इतना कहकर रिधिमा अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, न जाने कैसे इसकी नैया हम पार लगवाएंगे। इसी तरह रोज माँ बेटी के बीच मीठी नोक झोंक चलती रहती। उस दिन सवेरे ही अरुणिमा आंटी उनके घर आई। उनकी कॉलोनी में उनकी रिश्ता पाओ मैरिज ब्यूरो की मालकिन थी। किसी की बेटी तो किसी के बेटे की शादी करवाना उनका मनपसंद टाइम पास था। वे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद एक तस्वीर पर उंगली रख कर बोली, देखो रंजना बहन, इस एनआरआई लड़के को सुंदर लड़की की तलाश है। इसकी अमेरिका की सिटीजनशिप है और यह अकेला है, इसीलिए इस पर किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। इसकी सैलरी भी अच्छी है, खुद का घर है, इसीलिए दूसरी चिंता भी नहीं है। बस गोरी और सुंदर लड़की की तलाश है इसे। फिर तिरछी नज़रों से रिधिमा की ओर देखते हुए बोली, उसकी इच्छा तो यह हमारी रिधिमा को देखकर ही पूरी हो जाएगी। हमारी रिधिमा जैसी सुंदर लड़की तो उसे कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यह सब सुन रही रिधिमा का चेहरा अभिमान से चमक उठा। उसे अपने सौंदर्य का एहसास और गुमान तो शुरू से ही था। वह जानती थी कि वह दूसरी लड़कियों से कुछ हटकर है। चमकीले साफ चेहरे पर हिरनी जैसी आंखें और गुलाबी होठ उसके चेहरे का खास आकर्षण थे। और जब वह हंसती थी तब उसके गालों में डिम्पल्स पड़ जाती थे और उसकी फिगर व उसकी आकर्षक देह रचना तो किसी भी हीरोइन को चैलेंज कर सकती थी। इससे अपने सौंदर्य को लेकर उसके मन में खुशी तो थी ही, साथ में जाने अनजाने में एक गुमान भी था। रंजना ने जब उस एनआरआई लड़के की तस्वीर हाथ में ली तो उसे देखते ही उनकी भौहें तन गईं। तभी अरुणिमा बोल पड़ी, बस यह लड़का यानी अनिमेष थोड़ा सांवला है और चश्मा लगाता है। लग गई ना सोने की थाली में लोहे की किल। रंजना मन में ही भुनभुनाई। उन्हें लगा कि मेरी रिद्धिमा शायद इसे पसंद नहीं करेगी, पर प्लस पॉइंट इस लड़के में यह था कि यह अरुणिमा के दूर के किसी रिश्तेदार का लड़का था। इसीलिए एनआरआई लड़के के साथ जुड़ी हुई मुसीबतें व जोखिम इस केस में नहीं था। जाना पहचाना लड़का था और अरुणिमा एक जिम्मेदार के तौर पर बीच में थी ही। फिर कुछ सोचकर रंजना बोली, ओ, बस इतनी सी बात है। आजकल ये सब देखता कौन है, और चश्मा तो किसी को भी लग सकता है, और इंडियन है तो रंग तो सांवला होगा ही। बाकी जैसा तुम कहती हो, लड़का स्मार्ट है, समझदार भी, फिर क्या चाहिए हमें? क्यों रिधिमा? अपने ही ख्यालों में खोई नेल पेंट कर रही रिधिमा ने कहा। यह बात तो सही है। तब अरुणिमा ने कहा, तुम भी एक बार फोटो देख लो तो कुछ बात बने। बाद में देख लूँगी आंटी, अभी तो मुझे देरी हो रही है। पर तस्वीर देखने की चाहत तो उसे भी हो गई थी। रंजना ने अरुणिमा को इशारे में ही समझा दिया कि आप बात आगे बढ़ाओ, बाकी बात मैं संभाल लूँगी। माँ रंजना और रिधिमा के पापा दोनों की ही इच्छा यही थी कि रिधिमा जैसी आज़ाद ख्याल और बिंदास लड़की को ऐसा पति मिले जो उसे संभाल सके
और समझ सकें। साथ में उसे अपनी मनपसंद लाइफ भी जीने को मिले। उसकी ये सभी इच्छाएं अनिमेष के साथ पूरी हो सकती थीं। अरुणिमा ने जाते जाते कहा, रिधिमा तुम जल्दी बताना, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी लड़कियों की लिस्ट है जो परदेसी दूल्हे को झपट लेने की ख्वाहिश रखती हैं। अरुणिमा के जाने के बाद रंजना ने रिधिमा के हाथ में तस्वीर थमा दी। देख ले बेटा, लड़का ऐसा है कि तेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। हमारी तो हाँ ही समझ ले, तो भी जरा इसे अच्छे से सोच लेना। पर रिधिमा तस्वीर देखते ही सोच में डूब गई। तभी उसकी सहेली रश्मिता का फ़ोन आया। रिधिमा ने अपनी मन की उलझन उससे शेयर की तो पूरे उत्साह से रश्मिता कहने लगी, अरे इसमें क्या है, शादी के बाद भी तो तू अपना एक ग्रुप बना सकती है और सबके साथ अपने पति को भी शामिल करके तू और भी मज़े से लाइफ एंजॉय कर सकती है। फिर वह तो फॉरेन कल्चर में पला बड़ा लड़का है, उसकी थिंकिंग तो मॉडर्न होगी ही। अब तू दूसरा कुछ सोचने के बजाय उससे शादी कर लेने के बारे में ही सोचना शुरू कर दे। रश्मिता की बात रिधिमा समझ गई तो उसने हाँ कह दिया। इसके बाद सब कुछ जल्दी जल्दी होता गया। 2 महीने बाद अरुणिमा का दूर का वह भतीजा लड़की की एक लिस्ट लेकर इंडिया पहुंच गया। उसे सुंदर लड़की तो चाहिए ही थी, पर साथ में वह भारतीय संस्कारों से रंगी भी होनी चाहिए थी। ऐसी जो उसे भारतीय भोजन बनाकर प्यार से खिलाए, साथ ही वह मॉडर्न सोच और लाइफस्टाइल वाली हो ताकि उसके साथ एडजस्ट हो सकें। पर उसकी लिस्ट की सभी मुलाकात के बाद एक एक करके रिजेक्ट होती गई। तब एक दिन सुबह रिधिमा के पास अरुणिमा का फ़ोन आया। शाम को 7 बजे तक रेडी हो जाना, अनिमेष के साथ मुलाकात करनी है। और हाँ, रंजना से कहना कि वे तुझे अच्छी सी साड़ी पहनाएं। साड़ी? पर क्यों? मुझ पर जीन्स ज़्यादा सूट करती है, कहते हुए रिधिमा बेचैन हो गई। वह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम साड़ी यही समझकर पहनना कि उसी में तुम ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हो। अरुणिमा आंटी की बात पर गर्व से हंस पड़ी रिधिमा। हाँ वह तो है। और उस दिन शाम को वह जब आकर्षक लाल रंग की डिज़ाइनर साड़ी पहनकर होटल की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, उसकी अदा देखने लायक थी। होटल के मीटिंग हॉल में रिधिमा को दाखिल होता देख सोफे पर बैठा अनिमेष उसे देखता ही रह गया। अरुणिमा ने जानबूझकर उसे रिधिमा का फ़ोटो नहीं भेजा था ताकि मिलने के बाद ही अनिमेष उसे ठीक से जान ले, परख ले। अरुणिमा को वहीं छोड़कर दोनों होटल के कॉफ़ी शॉप में चले गए। प्लीज़ कहकर अनिमेष ने उसे चेयर दी। रिधिमा उसकी सोच से अधिक सुंदर थी। हल्के से मेकअप में भी उसके चेहरे में गजब का निखार था। जैसा नाम वैसा ही रूप, सोचता हुआ अनिमेष मन ही मन में खुश था। फिर भी थोड़ा झिझक था उसके मन में कि क्या उसे वह पसंद करेगी। ऐसा भी ना था कि अनिमेष में कोई दमखम ना था, और अब तो कंपनी उसे प्रमोशन देकर उसकी आमदनी भी दुगनी करने वाली थी। फिर भी वह सोच में था कि अगर रिधिमा उसे पसंद कर लेती है तो वह उसके साथ मैच होने के लिए अपना मेकओवर भी करवा लेगा। मन ही मन यह सब सोचते हुए अनिमेष ने रिधिमा के सामने वाली चेयर ली। अनिमेष के बोलने का स्मार्ट तरीका, उसके चेहरे पर स्वाभिमान की चमक और उसका धीर गंभीर स्वभाव रिधिमा को प्रभावित कर गया। उसकी बातों में आत्मविश्वास भी झलकता था। कुल मिलाकर रिधिमा को अनिमेष का एटीट्यूड अपील कर गया। उस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को दूसरे दिन जवाब देना तय किया। पर उसी दिन रात में रिधिमा ने अनिमेष को फ़ोन लगाया। एक बात का डिस्कशन तो रह गया, क्या शादी के बाद मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? और क्या मैं आगे जाकर जॉब कर सकती हूँ? अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं हो तो मेरी ओर से इस रिश्ते को हाँ है। ओह, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं मॉडर्न ख़यालात का हूँ, क्योंकि मॉडर्न समाज में पला बड़ा हूँ।
नारी स्वतंत्रता मैं समझता हूँ, इसीलिए जैसी तुम्हारी मर्जी होगी वैसा तुम कर सकोगी। अनिमेष को भी रिधिमा पसंद आ गई थी। उसे इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी, उसकी कल्पना ही उसको रोमांचित कर देने के लिए काफ़ी थी। फिर तो जल्दी जल्दी दोनों की शादी हो गई। रिश्तेदारों की उपस्थिति में रजिस्टर्ड मैरिज करके 4 ही दिनों के बाद अनिमेष ने अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ ली और उसके 2 महीने बाद आँखों में अमेरिका के सपने संजोए और दिल में मनपसंद जिंदगी की कल्पना लिए रिधिमा ने ससुराल का दरवाज़ा खटखटाया। ये ऐसे सपने थे जिन्हें हर कुंवारी, महत्वाकांक्षी और उत्साही लड़की दिखती है। रिधिमा खुश थी, लेकिन एक हकीकत उसे खटक रही थी। वह इतनी सुंदर और पति था सांवला, जोड़ी कैसे जमेगी उसके साथ उसकी। पर रोमांचित कर देने वाली परदेसी धरती ने उसे ज़्यादा सोचने का समय ही कहाँ दिया। कई दिन दोनों खूब घूमे, शॉपिंग, पार्टी, जो भी रिधिमा का मन किया अनिमेष ने उसे पूरा किया। फिर शुरू हुई दोनों की रूटीन लाइफ। वैसे भी सपनों की दुनिया में सब कुछ सुंदर सा मनभावन ही होता है। जिंदगी की हकीकत तो वास्तविकता के धरातल पर आकर ही पता चलती है। एक दिन अनिमेष ने फरमाइश की, आज मेरा ना इंडियन डिश खाने का मन कर रहा है। इंडियन डिश? यू मीन दाल चावल रोटी सब्जी? मुझे यह सब बनाना नहीं आता। मैं तो अपने घर में भी खाना कभी नहीं बनाती थी। माँ बोलती थी तब भी नहीं। और वैसे भी पूरा दिन रसोई में सिर फोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उन लड़कियों में नहीं जो अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ घरेलू कामकाज के जंजालों में फंसकर बर्बाद कर देती हैं। चौंक उठा अनिमेष, फिर भी संभलते हुए बोला, अब मजाक छोड़ो, देखो मैं ये सब्जियां लेकर आया हूँ, तुम रसोई में जाओ, तुम्हारी हेल्प करने में आता हूँ। दाल सब्जी वगैरह मुझे तो भाती भी नहीं और बनाना भी मुझे आता नहीं। तुम्हें यह सब आता है तो प्लीज़ तुम ही बना लो। दाल सब्जी वगैरह मुझे तो भाती नहीं और बनानी भी मुझे आती नहीं। और हाँ, 2 दिनों के बाद तो मेरी स्टडी शुरू होने वाली है, क्या तुम भूल गए? फिर मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा इन सब झंझटों के लिए। अच्छा यही रहेगा, तुम किसी इंडियन लेडी को कुक के तौर पर रख लो। अनिमेष का दिमाग सन्न रह गया। रिधिमा तो रोज़ सुबह चाय बनाने में भी नखरे करती थी और ठीक से कोई नाश्ता भी नहीं बना पाती थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। तो क्या यही है रिधिमा का असली रूप? लेकिन कुछ भी बोले बिना अनिमेष ऑफिस के लिए निकल गया। पर सब तो जैसे शुरुआत ही थी। रिधिमा के उस नए रंग के साथ जब नया ढंग भी सामने आने लगा, अनिमेष के तो होश ही उड़ गए। एक दिन रिधिमा बिल्कुल शॉर्ट और पतले से कपड़े पहनकर कॉलेज के लिए निकलने लगी। अनिमेष ने उसे टोकते हुए कहा, यह क्या पहना है रिधिमा? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पढ़ने जा रही हो तो ढंग के कपड़े पहनकर जाओगी तो अच्छा रहेगा। ये अमेरिका है मिस्टर अनिमेष। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मॉडर्न सोच रखते हो, तो फिर ऐसी पुरानी सोच क्यों? हाँ कहा था मैंने, पर पराए देश में तुम्हारी सुरक्षा की भी तो चिंता है मुझे। मॉडर्न होने की भी हद होती है, जिसे मैं समझता हूँ और चाहता हूँ तुम भी समझ लो। मुझे ना तो कुछ समझना है और ना ही तुम्हारी सोच और चिंता मुझे वाजिब लगती है। और यह मेरी निजी लाइफ है। मैं अभी उतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि सिर पर पल्लू रख कर वह साड़ी लपेट कर रहूँ। और बाय द वे, तुम्हें भी तो सुंदर पत्नी चाहिए थी ना, तो मैं जब सुंदर हूँ तो दुनिया को क्यों ना दिखाऊँ? रिधिमा के इस क्यों का कोई जवाब नहीं था अनिमेष के पास। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। भूल कहाँ हो रही है और इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर शुरू हो चुका था। रिधिमा ने जो ग्रुप बनाया था उसमें अमेरिकन युवकों के साथ इंडियन लड़के भी थे। शर्म और मर्यादा की सीमाएं तोड़कर
रिधिमा उनके साथ कभी फिल्म देखने तो कभी क्लब चली जाती। ज़्यादातर वह उनके साथ लंच या डिनर करके ही घर आती। कई बार तो रात भर वह घर भी नहीं आती। अनिमेष के पूछने पर वह किसी सहेली या प्रोजेक्ट का बहाना बना देती। अनिमेष बहुत दुखी होता, उसे समझाने की कोशिश करता, पर रिधिमा उसके साथ बात करने से भी कतराती। अनिमेष को ज़्यादा परेशानी तो तब हुई जब रिधिमा अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर घर आने लगी। अनिमेष उनके साथ मिक्स होने या उन्हें कंपनी देने की कोशिश करता तो रिधिमा सबके बीच उसके सांवले रंग और चश्मे को मजाक का विषय बना देती और अपमानित करती रहती। एक दिन इन सब से तंग आकर अनिमेष ने अरुणिमा आंटी को फ़ोन लगाया। उसने ये सब बातें बताना शुरू ही किया था कि रिधिमा उससे फ़ोन छीनकर रोने जैसी आवाज़ में बोलने लगी। आंटी, आपने तो कहा था कि तुम वहाँ राज करोगी, जैसे चाहोगी रह सकोगी, पर आपका यह भतीजा तो मुझे अपने घर की कुक और नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। मेरी फ्रीडम उसे रास नहीं आती। अनिमेष आश्चर्यचकित रह गया। उसने तब तय कर लिया कि अब से वह ना तो किसी बात के लिए रिधिमा को रोकेगा ना ही टोकेगा। उसने रिधिमा को बोल दिया कि तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर थोड़े दिनों के बाद अनिमेष ने नोटिस किया कि रिधिमा उसके पास आने से कतराती है। जब भी वह पहल करने की कोशिश करता है तो वह दूर भाग जाती है। पता नहीं उसके चेहरे की चमक पर भी न जाने कौन सा ग्रहण लगने लगा था। अब वह ना तो अपने खाने का ध्यान रखती थी, ना ही ढंग से आराम करती थी। देर रात तक दोस्तों और अनजान लोगों के साथ भटकते रहने की आदत से उसकी ज़िंदगी अव्यवस्थित बन चुकी थी। एक दिन रात को 3 बजे किसी अनजान आदमी ने रिधिमा के मोबाइल से अनिमेष को फ़ोन किया। आपकी वाइफ ने हैवी ड्रिंक ले लिया है और यह भी लगता है कि किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश। अनिमेष सहम गया। फिर वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि अस्त व्यस्त कपड़ों में बेसुध पड़ी रिधिमा बड़बड़ा रही थी, प्लीज़ हेल्प मी। पास में खड़े कुछ लोगों में से कोई बोला, इस होटल में पार्टी चल रही थी, शायद इसके दोस्तों ने ही। बाद में सब भाग गए। अगर आप चाहो तो पुलिस। नहीं नहीं, अनिमेष अच्छी तरह जानता था पुलिस को बुलाने से क्या होगा। उसने जल्दी से रिधिमा को उठाकर गाड़ी में लेटा दिया और घर की ओर रवाना हो गया। रिधिमा की ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा दहल गया था। आखिर वह पत्नी थी उसकी, जैसी भी थी वह प्यार करता था उसको। घर पहुंचते ही उसने अपने फ्रेंड व फैमिली डॉक्टर को बुलाया और फर्स्ट एड करवाया। उसके चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान पड़ चुके थे। दूसरे दिन बेहोशी टूटने के बाद होश में आते ही रिधिमा पिछली रात उसके साथ जो भी घटना घटी थी उसे याद कर रोने लगी। अनिमेष ने उसे रोने दिया। जल्दी ही अच्छी हो जाओगी कहकर वह उसे तसल्ली देता रहा, पर क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। खाना बनाने वाली चारू बहन की हेल्प से उसे नहलाया खिलाया, फिर उसे अस्पताल ले जाने की सोची। नहीं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, रिधिमा बोली। अनिमेष को लगा कि रिधिमा कुछ छिपा रही है, कहीं वह माँ तो नहीं बनने वाली। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह तो कह रही है कि बच्चे के बारे में अभी 5 साल तक सोचना भी मत। पहले मैं करियर बनाऊंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी। फिर कौन सी बात छिपा रही है यह मुझसे? क्या इसके साथ वाकई कुछ हुआ होगा? दुखी हो गया अनिमेष यह सोचकर। उसे जीवन का यह नया रंग भयानक लग रहा था। 2 दिन बाद अनिमेष जब शाम को घर आया तो देखा कि रिधिमा फिर से बेहोश जैसी पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। अनिमेष परेशान हो गया। फिर बिना कुछ सोचे वह उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करने के बाद उसके ज़रूरी टेस्ट करवाए और उनकी रिपोर्ट्स निकलवाई, लेकिन रिपोर्ट्स हाथ में आते ही
अनिमेष के होश उड़ गए। रिधिमा की बच्चेदानी में सूजन थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई संक्रामक रोग हो गया है। चेहरा हाथों में छिपाकर अनिमेष रो पड़ा। यह क्या हो गया मेरी रिधिमा को? वह शुरू से ही कुछ बता देती या खुद ट्रीटमेंट करवा लेती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। ये तूने क्या किया रिधिमा? मेरे प्यार में तुझे कहाँ कमी नजर आई कि प्यार की खोज में तू भटक गई? काश तू मेरे दिल की आवाज़ सुन सकती। अनिमेष को डॉक्टर ने सांत्वना दी कि लुक मिस्टर अनिमेष, अभी भी उतनी देरी नहीं हुई है। हम उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सी विल बी ऑल राइट सून। और वास्तव में डॉक्टर के इलाज और अनिमेष की केयर से रिधिमा की तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन अनिमेष का धैर्य और प्यार भरा बर्ताव रिधिमा को गिल्टी फील करा देता था। अस्पताल से घर लाने के बाद अनिमेष रिधिमा की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखता था। उसे टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता व खाना देना और उसको मन से खुश रखने के लिए तरह तरह की बातें करना वह लगन से करता था। और रिधिमा की इन सब बातों ने आंखें खोल दी थीं। नासमझी में उसने क्या क्या नहीं कहा था अनिमेष को। दोस्तों के सामने उसका तिरस्कार किया था, उसके रंग को लेकर सबके बीच उसका मजाक उड़ाया था और कई बार गुस्से और नफरत के कड़वे बोल बोली थी वह। यह सब सोचकर शर्म सी आती थी उसे। अपनी गोरी त्वचा और सौंदर्य के गुमान की वजह से उसने अपना चरित्र भी जैसे गिरवी रख दिया था। अनिमेष सांवला था तो क्या हुआ, उसके भीतर सब कुछ कितना उजला था। उसके इतने खराब एटीट्यूड के बाद भी अनिमेष के बर्ताव से ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह पूरे मन से उसकी केयर कर रहा था। रिधिमा सोचती थी, मेरी गलतियों, नादानियों और अभिमान को अनदेखा कर अनिमेष मुझे प्यार करता रहा और मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करती रही। कुछ दिनों में रिधिमा के जख्म तो ठीक हो गए, पर उन्होंने अपने गहरे दाग छोड़ दिए थे। जब भी वह आईना दिखती सहम जाती थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद रिधिमा ने अनिमेष के पास बैठकर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। अनिमेष गंभीर स्वर में बोला, देखो रिधिमा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं शकल सूरत में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। काश मैं अपने शरीर का रंग बदलवा सकता, पर वह मुमकिन नहीं है। तब एक ही रास्ता नज़र आता है मुझे कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती रहने के बजाय अपना मनपसंद रास्ता खोज लो। इस बात पर रिधिमा चौंकी, मगर अनिमेष बोला, मेरा एक दोस्त है, मेरी जैसे ही पोस्ट पर है और मेरी जितनी ही सैलरी मिलती है उसे। प्लस पॉइंट यह है कि वह हैंडसम दिखता है, तुम्हारे जैसा गोरा और तुम्हारी जैसा ही फ्री माइंडेड है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात कर सकता हूँ उससे। और हाँ, वह भी इंडिया का ही है, खुश रखेगा तुम्हें। अनिमेष, यह क्या बोल रहे हो तुम? रिधिमा चीख उठी। अनिमेष ऐसी बात करेगा यह उसकी सोच से परे था। मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। इस झूठ मूठ की शादी में बंधे रहने से अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। मेरी ओर से आज से ही तुम आज़ाद हो। अनिमेष के होठों पर अपनी कांपती उंगलियां रखती रिधिमा कांपती आवाज़ में बोली, इस बात को अभी यहीं पर स्टॉप कर दो अनिमेष। मैंने कहा ना कि मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी भूल थी, मेरा घमंड और मेरी नासमझी थी। अपने सौंदर्य पर गुमान था मुझे और उस गुमान के लिए तुम जो चाहे सज़ा दे सकते हो, पर प्लीज़ मुझे अपने से अलग मत करना। मैं नहीं जी पाऊँगी तुम्हारे बिना। तुम्हारे प्यार के बिना मैं अधूरी हूँ। जिंदगी का और रिश्ते का सच्चा सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं होता, वह तो आंतरिक सौंदर्य में ही छिपा होता है। यह सच मुझे अच्छी तरह महसूस हो चुका है। इसके आगे ना बोल पाई रिधिमा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, मेरी गलती, माफ़ नहीं करोगे अनिमेष?
रिधिमा के मुरझाए गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछता अनिमेष बोला, ठीक है, तो फिर इसमें भी जैसी तुम्हारी मर्जी। और यह कहकर वह मुस्कुराया तो रिधिमा हंस पड़ी। फिर अनिमेष ने अपनी बाहें फैलाई तो रिधिमा उनमें समा गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी।